आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल यू लर्न क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कल के जो एग्ज़ाम साइंस का होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाए ताकि इससे आप लोग को मदद मिल सके और आपका एग्ज़ाम बेहतर जा सके। आप यदि इस वीडियो को देखकर जाते हैं तो आपको हूबहू क्वेश्चन एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है ज़्यादा देख करके जाए। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और निश्चित रूप से देख करके जाएंगे तो आपको काफ़ी इस वीडियो से हेल्प मिलेगा और साइंस के एग्जाम आपका बेहतर जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं। देखेंगे आप लोगों की स्क्रीन पर पहला सवाल है। क्या है सवाल कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। यानी दांत के डॉक्टर के द्वारा पूछा गया है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दांत के डॉक्टर के द्वारा जो जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अब आप लोग ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण का व्यवहार क्यों करते हैं। तो क्वेश्चन में देख चुके हैं आप लोग कि इससे क्या होता है, अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आपको पूछ देगा कि बताइए किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। तो आप याद रखेंगे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। और इसके अलावा भी ये तो दांत का डॉक्टर हुआ, कान के डॉक्टर या क्या कहते हैं नाक के डॉक्टर, गला के डॉक्टर, इस प्रकार पूछ दे तो ये सब डॉक्टर द्वारा जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप याद रखेंगे अवतल दर्पण का, दांत का, कान का, नाक का और गला का। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन यदि ऋणात्मक होता है तो उस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होता है। तो याद रखेंगे वास्तविक और उल्टा। कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है कितना, तो 32 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या इसमें कौन सही हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या इसका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। क्योंकि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2। तो आपको वक्रता त्रिज्या R का मान 32 दिया हुआ है, तो 32 2 से काटेंगे तो 16, तो कितना सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर। आप याद रखेंगे कितना आंसर हो जाएगा, तो 16 सेंटीमीटर। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यदि पूछ ले तो F बराबर R/2 आप याद रखेंगे। R का मान आपको दिया हुआ है, 2 से काटेंगे तो 16 सेंटीमीटर इनका आंसर हो जाएगा। और पूछ देगा गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या F बराबर होती है, तो आप याद रखेंगे R/2 यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। ये ऐसा भी पूछा जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है, आधी होती है, दोगुनी होती है, तो आप याद रखेंगे आधी होती है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है उससे क्या सही है, तो आप याद रखेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होते हैं वह आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो हवा में, वायु या निर्वात में ऐसा पूछा जाता है। तो वायु या निर्वात में प्रकाश का चाल जो होता है कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु या हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ऐसा ही पूछा जाए किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो आप याद रखेंगे वायु, हवा या निर्वात में कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
अगले प्रश्न में है प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो आप याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तो आप याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग का। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है, तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग का। उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आपको प्रकाश का परावर्तन पूछ दे या अपवर्तन पूछ दे, तो प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, तो याद रखेंगे दो नियम होते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आप लोग याद रखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध कौन दर्शा रहा है, तो आप याद रखें गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध दर्शा रहा है F बराबर R/2, यानी कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2 यह किसको दर्शाता है, फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध दर्शाता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध दर्शाता है F बराबर R/2। आप याद रखेंगे F बराबर R/2 जो है किस चीज की संबंध को दर्शाता है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच। उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल में है दर्पण का सूत्र है। क्या प्रश्न, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र याद रखेंगे 1/F बराबर, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे दर्पण सूत्र में 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसमें थोड़ा सा गलती हो गया है, आप लोग ऐसे याद रखेंगे। दर्पण सूत्र जो होता है वह क्या होता है, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। उसके बाद अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में देखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखेंगे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है एक उत्तल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब हमेशा होगा। मतलब उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। क्या है प्रश्न, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आप याद रखेंगे उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और हरासित होता है। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही क्या कहते हैं हम लोग, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा होता है। आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितना फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। क्या पूछ रहा है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या आपको कहा निकालने के लिए। तो वक्रता त्रिज्या R बराबर जो होता है 2F होता है। R बराबर क्या होता है, तो 2F होता है। तो 2F का मान आपको दिया हुआ, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे 40 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपको दिया हुआ, उसका वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर जो होता है 2F। R बराबर 2F यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आपको दिया है और वक्रता त्रिज्या निकलना है, तो R बराबर 2F याद रखेंगे। 2 गुना 20, 2 गुना 20 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखेंगे किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। कौन सा दर्पण है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब जो है नहीं बन सकता है, तो याद रखेंगे समतल दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। उसका परावर्तन कोण होगा। तो 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण जो होता है आधा आधा हो जाता है, क्योंकि एक होता है आपतन कोण, दूसरा होता है परावर्तन कोण। तो 30 डिग्री जो है आपतन कोण हो जाएगा और 30 डिग्री परावर्तन कोण हो जाएगा। तो इसका सही जवाब याद रखेंगे 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में है समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, समतल दर्पण
से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। कैसा बनता है, तो आभासी बनता है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो याद रखेंगे आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। क्या है, प्रतिबिंब जो है आभासी होगा और सीधा होगा और वस्तु से बड़ा है तो वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए, ये बात पूछा जा रहा है। तो वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। प्रतिबिंब आभासी, सीधा या वस्तु से बड़ा है तो दर्पण की वस्तु की स्थिति जो है वह कहाँ पर है, तो याद रखेंगे दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच है। उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में है कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब, तो आवर्धन यदि ऋणात्मक होता है गोलीय दर्पण में तो प्राप्त प्रतिबिंब जो होता है वह उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है तो वाहन में जो है साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो वाहन में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। वाहनों में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। याद रखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, मतलब सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे अवतल दर्पण का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। कहता है प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें जो है गमन करती है तो याद रखेंगे सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो याद रखेंगे सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है तो याद रखेंगे सीधी रेखा में। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह कैसा होता है, तो आप याद रखेंगे सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग क्या कहते हैं, आभासी। यदि पूछ देता वास्तविक प्रतिबिंब तो आप याद रखेंगे उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा सीधा होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो मोटर गाड़ी या वाहनों के साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग होता है उस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण वाहनों के साइड मिरर में मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो आप याद रखेंगे कौन सा दर्पण, तो उत्तल दर्पण। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे एक अवतल दर्पण में, क्या प्रश्न, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो प्राप्त प्रतिबिंब जो है वह कैसा होगा, तो याद रखेंगे वैसा प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होगा। आभासी को ही क्या कहते हैं, काल्पनिक। आभासी और बड़ा होगा। जब वस्तु की स्थिति जो है फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो प्रतिबिंब का स्थिति कैसा होगा, तो याद रखेंगे आभासी और वस्तु से बड़ा होगा। आभासी और वस्तु से बड़ा होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। क्या है प्रश्न, अवतल दर्पण की उसकी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की, तो याद रखेंगे आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर r/2, एफ बराबर r/2। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है परावर्तन कोण होता है। क्या प्रश्न, परावर्तन कोण होता है। तो परावर्तन कोण होता है, आप याद रखेंगे परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कह रहा है कि छोटा अक्षर को आपको पढ़ना है तो आप जो है कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो कह रहा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस क्यों करेंगे इस लेंस को पसंद, यह क्या करता है, तो ये कह रहा है कि कौन सा लेंस पसंद करेंगे,
किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो आप याद रखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, यह क्या करेगा, वो छोटे छोटे अक्षर जो होता है उनका जो है बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा। कैसा प्रतिबिंब दिखाएगा? तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहते हैं। कहा किस लेंस को जो है हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, जबकि अवतल लेंस को आप लोग क्या कहेंगे, अपसारी लेंस। अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता होगी। क्या कह रहा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और लेंस का क्षमता पूछा गया है। तो लेंस का क्षमता जो है इसमें हो जाएगा +5 डायोप्टर। कैसे हो जाएगा, तो होता है कौन सी, एक डायोप्टर में जो होता है 1 मीटर होता है। एक डायोप्टर में कितना होता है, तो एक डायोप्टर बराबर आप याद रखेंगे 1 मीटर होता है। और एक डायोप्टर को हम क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। एक डायोप्टर को हम क्या कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। क्या कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। और एक डायोप्टर का मान कितना होता है, 100। तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इसको काटेंगे तो आपको 5, 20 पंचे 100, यानी 5 डायोप्टर लेंस की क्षमता होगी। लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 5 डायोप्टर होगी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आपको बता चुके हैं, प्रकाश का अपवर्तन पूछ दे या परावर्तन पूछ दे तो 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन का आप याद रखेंगे कितने नियम, तो 2 नियम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। क्या है प्रश्न, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो अपवर्तनांक का मान जो होता है वो sin I बटे sin R होता है। क्या होता है, तो आप याद रखेंगे माध्यम के अपवर्तनांक का मान sin I बटे sin R होता है। sin I बटे sin R। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस जो होता है उसमें आवर्धन m बराबर क्या होगा, तो आवर्धन m बराबर आप लोग याद रखेंगे v बटे u। v बटे u, v जो होता है वह प्रतिबिंब की दूरी, u जो होता है वह वस्तु की दूरी। m बराबर क्या याद रखेंगे, तो आवर्धन m बराबर याद रखेंगे v बटे u। m बराबर v बटे u। m जो है यह क्या है, आवर्धन। v क्या है, तो यह वस्तु की दूरी है। u क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, क्या कहा गया, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वह होगा 1 डायोप्टर। क्या होगा, 1 डायोप्टर। क्योंकि आपको बता चुके हैं कि 1 डी मतलब 1 डायोप्टर बराबर जो होता है वह कितना होता है, तो 1 मीटर। 1 डायोप्टर बराबर याद रखेंगे आप लोग कितना मीटर होता है, तो 1 मीटर होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे। तो कह रहा है कौन सी बिंब यानी वस्तु को जो है उत्तल लेंस के सामने कहां रखेंगे जिससे प्रतिबिंब वास्तविक और समान आकार का, मतलब जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो इस स्थिति में जो है वस्तु को कहां रखना पड़ेगा, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। कहां रखना पड़ेगा, तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो कौन सा पदार्थ का लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, तो याद रखेंगे मिट्टी का प्रयोग जो है लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जबकि कांच का प्रयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है, जल का भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का भी प्रयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें था नहीं किया जाता है, तो नहीं किया जाता है आप याद रखेंगे किनका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ता है। तो पानी से भरे बाल्टी जो है उसका गहराई कम मालूम पड़ने का क्या मतलब है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई बाल्टी जो है उनके गहराई को यदि देखेंगे तो लगेगा कि कम ही दूरी है, कम ही गहरा है। तो ऐसा किस कारण होता है, तो याद रखेंगे अपवर्तन के कारण।
किस कारण? तो अपवर्तन के कारण। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। तो कौन सा वस्तु जो है वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो याद रखेंगे उत्तल लेंस जो है क्या करता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? तो याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण है, इसका क्या कारण है कि जब सूर्य जो है सूर्यास्त के समय यानी सूर्य जब डूबने लगता है तो उसके बाद भी लगता है कि सूर्य का कुछ अंश जो है दिखाई पड़ता है, मतलब लगता है कि सूर्य पूर्ण रूप में नहीं डूबा है। तो इसका क्या कारण है? तो याद रखेंगे ऐसा महसूस होता है अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त के समय जो है क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? तो आप याद रखेंगे अपवर्तन के कारण। किस कारण? तो याद रखेंगे अपवर्तन के कारण। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो याद रखेंगे उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो याद रखेंगे किनका? उत्तल लेंस का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा लेंस में जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखेंगे अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आगे चलेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है उत्तल लेंस को क्या प्रश्न? उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को और कौन सा लेंस कहते हैं? तो याद रखेंगे अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, जबकि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप याद रखेंगे शून्य या निर्वात में। शून्य या निर्वात में, या ऐसा लिखा रहेगा वायु या निर्वात में। शून्य या निर्वात में या वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। कितना होती है? तो आप याद रखेंगे 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है? तो आप याद रखेंगे शून्य या निर्वात में या वायु या निर्वात में। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में है आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आभासी प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वह आभासी प्रतिबिंब दोनों लेंस में बनता है। उत्तल लेंस में भी बनता है और अवतल लेंस में भी बनता है। जबकि यदि बात करेंगे उत्तल लेंस का, तो उत्तल लेंस में क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अवतल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होगा उत्तल में भी हो जाएगा और अवतल लेंस में भी हो जाएगा, यानी दोनों लेंसों में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या कहा गया है? लेंस की क्षमता P बराबर होता है। लेंस की क्षमता P बराबर जो होता है वह क्या होता है? तो याद रखेंगे 1/f। P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो आप याद रखेंगे P बराबर जो होता है 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? तो आप याद रखेंगे 1/f। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक याद रखेंगे डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या याद रखेंगे? तो डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या याद रखेंगे? तो डायऑप्टर होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है वह बनता है किसमें? तो याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उत्तल लेंस में। वास्तविक उत्तल लेंस में, जबकि अवतल लेंस जो होता है इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। क्या कहा गया? निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बनेगा। इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनेगा। वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेगा। किसमें? तो अवतल में। जबकि उत्तल में जो है केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? कहा कि कौन सा दृष्टि दोष है जिसको अवतल और उत्तल लेंस दोनों यानी कि द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता, जिस व्यक्ति को निकट और दूर दोनों
प्रकार की वस्तु देखने में दिक्कत होता है तो उसी को कहते हैं जरा दूरदर्शिता। और जरा दूरदर्शिता जो होता है उसको दूरफोक्सी लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। उसका उपचार दूरफोक्सी लेंस द्वारा किया जाता है, यानी कि उसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरफोक्सी लेंस का व्यवहार किस प्रकार के दृष्टि दोष में किया जाता है, तो याद रखेंगे जरा दूरदर्शिता में, जरा दूरदर्शिता में। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में देखेंगे जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो वायुमंडल से जब सूक्ष्म कण गुजरता है तो प्रकाश की सबसे अधिक जो है प्रकीर्णन होता है किस रंग का, नीला रंग का। इसीलिए पृथ्वी से हमें आकाश का रंग कैसा मालूम होता है, तो नीला मालूम होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के अंदर। अगले प्रश्न में देखेंगे पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। क्या प्रश्न, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो याद रखेंगे पुतली के साइज को नियंत्रित करते हैं कौन, तो परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करते हैं, तो याद रखेंगे परितारिका जो होते हैं या क्या करते हैं, पुतली के साइज को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है। तो मानव आंख जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। याद रखेंगे मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में है निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण यानी निकट दृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति को हो जाएगा तो उसका निवारण यानी कि उसको किस प्रकार से, किस लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आंसर में याद रखेंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेंगे अवतल लेंस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसको क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं या उसी को रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना, जिस भाग में मानव नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है, मानव नेत्र के में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दृष्टिपटल या रेटिना में, दृष्टिपटल या रेटिना में। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो बता चुके हैं मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस के भांति, तो उत्तल लेंस के भांति मानव नेत्र कार्य करता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र जो है निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दूरदृष्टि। जो निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसे क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे उसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ेंगे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग है रेटिना, यानी कि यहीं पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना में ही, इसी रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है कि एक एंगस्ट्रॉम, ये इसको पढ़ेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। क्या पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, तो याद रखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो आप याद रखेंगे प्रिज्म का। किसका उपयोग होता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, तो याद रखेंगे प्रिज्म का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। तो जो सामान्य नेत्र है यानी कि जिसका आंख स्वस्थ है तो उसको निकट स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है, न्यूनतम दूरी याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर, यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर की वस्तु को वह स्पष्ट देख सकते हैं। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होता है वह याद रखेंगे कितना, तब 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, तो याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न में देखेंगे नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वह वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में देखेंगे। प्रश्न है क्या प्रश्न, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं, तो आंख जो है अपनी क्या कहते हैं फोकस दूरी को बदल सकता है, यानी निकट या दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो आंख के इसी गुण को कहा जाता है समंजन क्षमता। क्या कहते हैं,
समंजन क्षमता कहते हैं। आंख के इस गुण को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे आंख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, करा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो आप याद रखना निकट दृष्टि दोष होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष का जो है, निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है वह अपसारी लेंस से किया जाता है। अपसारी मतलब अवतल लेंस। किस लेंस से, निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए अवतल लेंस, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल। और दूर दृष्टि दोष के लिए तो याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। उसके बाद जरा दूरदर्शिता के लिए तो याद रखेंगे बाइफोकल। जरा दूरदर्शिता के लिए कौन सा लेंस है, तो याद रखेंगे बाइफोकल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग जो है दीर्घ दृष्टि दोष या कह लीजिए इसी को दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल। और निकट दृष्टि दोष तो आप याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल। निकट के लिए तो याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। जरा दूरदर्शिता के लिए तो दूरफोक्सी। जरा दूरदर्शिता के लिए कौन सा लेंस, तो दूरफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। और बिंदुकता के लिए तो याद रखेंगे बेलनाकार। बेलनाकार। और बिंदुकता के लिए तो बेलनाकार। हाँ, निकट दृष्टि दूर दृष्टि दोष के लिए तो दूर दृष्टि दोष के लिए याद रखेंगे उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस। जरा दूर दृष्टि दोष के लिए तो जरा दूरदर्शिता जो होता है उसके लिए दूरफोक्सी लेंस। और बिंदुकता के लिए याद रखेंगे बेलनाकार लेंस। ये सब लेंस का व्यवहार किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। दूर दृष्टि दोष कहा गया, तो दूर दृष्टि में आपको बता चुके हैं अपसारी। दूर दृष्टि में अपसारी। अपसारी मतलब अवतल। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के उपचार में। और जबकि अभिसारी यानी उत्तल, उत्तल निकट, निकट दृष्टि दोष के लिए उत्तल। क्या कहा गया, दूर दृष्टि दोष का उपचार। तो दूर दृष्टि दोष का उपचार, सॉरी उल्टा बता दिए, दूर दृष्टि दोष का उपचार जो होता है तो वह अभिसारी, अभिसारी यानी उत्तल। दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से। दूर दृष्टि दोष का उपचार अभिसारी यानी उत्तल लेंस से। निकट दृष्टि दोष रहेगा तब अवतल। निकट दृष्टि जब रहेगा तो अवतल। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहा जाता है। प्रिज्म से होकर जो है श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। यानी कि सातों रंग प्रिज्म से होकर प्रकाश का जो विभक्त होता है इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहेंगे, वर्ण विक्षेपण। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। क्या है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो आप याद रखेंगे 5 सतहों से। कितने सतहों से, तो आप याद रखेंगे 5 सतहों से। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का सबसे कम विचलन होता है। तो श्वेत प्रकाश जब गुजरता है प्रिज्म से होकर तो किस वर्ण यानी किस रंग का सबसे कम विचलन होता है, तो याद रखेंगे लाल रंग का विचलन कम होता है। लाल रंग का विचलन कम होता है। और पूछा जाएगा किस रंग का विचलन अधिक होता है, तो अधिक में याद रखेंगे बैगनी रंग। बैगनी रंग का विचलन जो होता है वह अधिक होता है, लाल रंग का विचलन कम होता है। यदि यहीं पर पूछता तरंग दैर्घ्य बताइए, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य, तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो आप याद रखेंगे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य में लाल रंग का अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा। जबकि बैगनी रंग जो है उनका तरंग दैर्घ्य कम होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। इसमें उल्टा होता है कि लाल रंग का जो है विचलन कम होता है, बैगनी रंग का विचलन अधिक होता है। और तरंग दैर्घ्य की यदि बात पूछा जाएगा तो याद रखेंगे लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होगा, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो आपको अभी बताए हैं लाल रंग का। किस रंग का, तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। यदि कम पूछ देता तो बैगनी रंग का। उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में एक स्वस्थ आंख की दूर बिंदु होती है, तो दूर बिंदु जो होती है वह अनंत होती है और न्यूनतम बिंदु जो होती है वह 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम
न्यूनतम बिंदु जो होती है वह 25 सेंटीमीटर, और जबकि अधिकतम बिंदु जो होती है वह अनंत होती है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में है मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है। तो मानव नेत्र में प्रकाश पुतली के रास्ते, किस रास्ते प्रवेश करती है, तो याद रखेंगे पुतली के रास्ते। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, अगले प्रश्न में जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है। तो प्रकाश की किरण का रंग जो होता है वह बैगनी होता है। झुकी प्रकाश की किरण का रंग कैसा होता है, तो आप याद रखेंगे बैगनी होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में है चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा पर देखने से आकाश का रंग जो है काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, चंद्रमा से आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में है प्रकाश के कितने रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश के कौन सा रंग है जिसमें प्रकीर्णन सबसे कम होगा, तो लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है कम होता है। प्रकाश के कौन रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो याद रखेंगे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में कहता है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश आप लोग जानते होंगे कि 7 रंगों के मेल से बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो याद रखेंगे 7 रंगों के मेल से बना होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश जो है नीला रंग दिखाई देता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आकाश का नीला रंग किस परिघटना का परिणाम है, तो आप याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का मात्रक है। तो विद्युत विभवांतर जो है उनका मात्रक याद रखेंगे वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे वोल्ट होता है। उसके बाद आगे चलेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितना होती है, तो आप याद रखेंगे प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन सी है। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा जो कहते हैं किनको कहते हैं, तो याद रखेंगे 10⁻⁻6 एम्पियर को कहते हैं। 10⁻⁻6 एम्पियर को क्या कहते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर कहते हैं। 10⁻⁻6 एम्पियर को क्या कहते हैं, तो 1 माइक्रो एम्पियर कहते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 1000 यूनिट होता है। कितना होता है, 1000 यूनिट। किलोवाट घंटा यानी 1 kWh, 1 kWh बराबर जो होता है वह होता है 1000 यूनिट। कितना होता है, तो 1000 यूनिट होता है 1 kWh, 1000 यूनिट। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे 1 HP बराबर होता है, HP यानी इसको हॉर्स पावर कहते हैं, अश्व शक्ति हिंदी में कहते हैं। तो 1 HP बराबर याद रखेंगे 746 वाट होता है। 1 HP बराबर कितना होता है, तो आप याद रखेंगे 746 वाट होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। धारा यानी कहने का मतलब विद्युत धारा। तो धारा मापने में जो उपयोग होता है एमीटर का। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो आप याद रखेंगे एमीटर का उपयोग होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे, तो अगले प्रश्न में प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो आप याद रखेंगे प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आगे बढ़ेंगे, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 वोल्ट यानी 1 भी बराबर जो होता है 1 जे यानी 1 जूल बटे 1 सी मतलब 1 कूलम। 1 वोल्ट बराबर याद रखेंगे 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में, अगले प्रश्न में आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आप याद रखेंगे आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे कूलम होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में कड़ा कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक किसे माना जाता है, एजी यानी सिल्वर को। एजी किसको कहते हैं, चांदी। चांदी का संकेत होता है एजी। तो आप याद रखेंगे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो माना जाता है वह किनको माना जाता है, एजी यानी सिल्वर को यानी चांदी को। उसके बाद आगे चलेंगे, अगले प्रश्न में कहता है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर किस यंत्र से मापा जाता है, तो आप याद रखेंगे वोल्ट मीटर। विद्युत धारा अमीटर, जबकि विभवांतर वोल्ट मीटर। उसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, अगले
अगले प्रश्न में है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप याद रखेंगे एमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो आप याद रखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है। एक कूलम विद्युत आवेश जो है वह कितना प्रोटोन से बनता है, तो आप याद रखेंगे एक कूलम विद्युत आवेश 6.25 गुना 10⁻⁻18 कूलम 6.25 गुना 10⁻⁻18 जो होता है प्रोटोन से एक कूलम आवेश बनता है। एक कूलम आवेश में कितना प्रोटोन होता है, तो 6.25 गुना 10⁻⁻18। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध R है और प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो चालक छोरों के बीच विभवांतर को भी बताया गया, प्रतिरोध को R बताया गया और प्रवाहित धारा को I बताया गया। तो इसमें इनका सही जवाब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी प्रतिरोध R बराबर जो होता है V बटे I। R बराबर क्या होता है, तो आप याद रखेंगे R बराबर V बटे I। R बराबर V बटे I। R क्या होता है, तो प्रतिरोध होता है। V क्या होता है, तो विभवांतर होता है। I क्या होता है, तो विद्युत धारा। तो R में संबंध जो दर्शाता है R बराबर क्या होगा, तो इनका सही जवाब याद रखेंगे R बराबर V बटे I। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो किसी कुंडली का प्रतिरोध जो ज्ञात किया जाता है वह R बराबर V बटे I से। R बराबर V बटे I से। R प्रतिरोध, V हो गया आपको विभवांतर, V विभवांतर, I विद्युत धारा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे क्या है प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वह कितना होता है। तो याद रखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो इसमें कौन जो है विद्युत शक्ति को नहीं दर्शा रहा है, तो याद रखेंगे इसमें विद्युत शक्ति को IR² नहीं दर्शा रहा। IR² जो है नहीं दर्शा रहा। बाद में I² विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहा है। VI यह भी विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहा है। V² बटे R यह भी विद्युत शक्ति को निरूपित कर रहा है। कौन नहीं कर रहा है, तो IR²। कौन नहीं कर रहा है, तो आप याद रखेंगे IR² जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं कर रहा। अगले प्रश्न में विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार जो होता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार बना होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट का तार जो होता है वह टंगस्टन किस धातु की बनी होती है, तो याद रखेंगे टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है किस धातु की बनी होती है, तो आंसर याद रखेंगे टंगस्टन का। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, याद रखेंगे उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगले प्रश्न में देखेंगे विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो याद रखेंगे विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किनका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत वाहक बल जो है वह वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किस यंत्र से मापा जाता है विद्युत वाहक बल, तो याद रखेंगे वोल्ट मीटर से मापा जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। या आपको डायरेक्ट पूछ दे विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप याद रखेंगे एम्पियर। विद्युत धारा की प्रबलता पूछे या विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे क्या होता है, तो आप याद रखेंगे एम्पियर होता है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगले प्रश्न में जूल कूलम्ब बराबर होता है। तो जूल कूलम्ब बराबर होता है 1 वोल्ट के। बता चुके आपको 1 वोल्ट बराबर जो होता है वह होता है 1 जे मतलब 1 जूल बटे 1 सी मतलब 1 कूलम्ब। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम्ब होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल जो है उसका एसआई मात्रक क्या याद रखेंगे, तो वोल्ट होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे वोल्ट होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। विभवांतर मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो आप याद रखेंगे दोनों बात, वोल्ट मीटर को जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को जो होता है वह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस प्रकार विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा जो मापा जाता है एमीटर से, विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। उसके बाद आगे चलेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डिस्ट धारा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डिस्ट धारा। इसी डिस्ट धारा को कहते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। बैटरी से प्राप्त धारा होती है डिस्ट धारा। उसके बाद आगे चलेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे जनित्र कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। आवेश के एक क्वांटम का मान होता है, तो आवेश के एक क्वांटम का जो मान होता है कितना होता है, तो याद रखेंगे 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। आवेश के एक कूलम का मान जो होता है, एक क्वांटम का मान जो होता है कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, यानी 1E बराबर क्या याद रखेंगे, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 यानी 19 कूलम। 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम का सूत्र क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे V बराबर जो होता है I/R। V बराबर I/R, यह किसको निरूपित करता है, तो याद रखेंगे ओम के नियम को। V बराबर I/R किसको निरूपित करता है, तो याद रखेंगे ओम के नियम को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। कहा इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो अभी पढ़ चुके हैं 1E बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। 1E यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर जो होता है वह कितना होता है, तो याद रखेंगे 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किसका व्यवहार किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। किस तार का, तो याद रखेंगे विद्युत हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। करा क्या विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो याद रखेंगे विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। किनका बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो प्रतिरोध ज्ञात करने का क्या सूत्र होगा, तो याद रखेंगे R बराबर जो होता है I/V। R बराबर क्या होता है I/V। R बराबर I/V। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है, तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार जो होता है वह किस रंग का होता है, तो याद रखेंगे काला रंग का। उदासीन तार किस रंग का होता है, तो काला रंग का होता है। उसके बाद ये विद्युन्मय तार, आपको इस प्रकार पूछा जाएगा विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, तो याद रखना विद्युन्मय तार लाल रंग का होता है। पूछ देगा कि बताइए भूतार किस रंग का होता है, तो आप याद रखेंगे हरा रंग का, भूतार हरा रंग का। और उसके बाद उदासीन तार किस रंग का होता है, तो उदासीन काला रंग का, विद्युन्मय लाल रंग का, उसके बाद भूतार तो हरा रंग का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न है लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी लघुपथन अर्थात शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में जो होता है विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है, तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, विद्युत धारा जो होता है धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है लघुपथन में, इसीलिए क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण से दक्षिणी ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर दर्शाता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित होता है, तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत जनित सिद्धांत जो है किस पर आधारित होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगले प्रश्न में विद्युत चुंबकीय प्रेरक का खोज किसने किया, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किए थे, तो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। कौन किए थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज, तो याद रखेंगे माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे डायनेमो से डिस्ट और प्रत्यावर्ती यानी AC और DC दोनों प्रकार की धारा होती है।
अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी। तो डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, यानी दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो ये क्वेश्चन बता चुके हैं, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। क्या पूछा? निरूपित नहीं करता है। तो याद रखेंगे आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता, जबकि ये सब करता है, आई स्क्वायर आर करता है निरूपित, वी आई करता है, वी स्क्वायर बटे आर निरूपित करता है। कौन नहीं करता है? तो याद रखेंगे आई आर स्क्वायर नहीं करता। अगले प्रश्न में चलेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगले प्रश्न में चलेंगे, अगले प्रश्न में देखिएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो आप याद रखेंगे उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अगले प्रश्न में देखेंगे, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के लोहा का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखेंगे नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है कितने वोल्ट की होती है? तो याद रखेंगे 220 वोल्ट। किस प्रकार की धारा होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा होती है। आगे बढ़ेंगे, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो लघुपतन जो होता है उस समय विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है। लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत कम हो जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, अगले प्रश्न में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है वह बल के दिशा को संकेत करता है। किसकी दिशा की ओर संकेत करता है? तो वह बल की दिशा को दर्शाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू में वायरिंग में कितने तार होते हैं? 3 तार। 3 तार में बताया गया, गर्भ जिसको जीवित कहते हैं, ठंडा जिसको उदासीन कहते हैं, अर्थ जिसको भूयोजित या भूतार भी कहते हैं। तो वह कर्मशः है। तो वह कर्मशः कौन है? तो याद रखेंगे वह कर्मशः जो है लाल, काला और हरा है। लाल को विद्युन्मय तार कहते हैं, काला को उदासीन तार कहते हैं, हरा को जो है भूतार कहते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक याद रखेंगे न्यूटन एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। किसका मात्रक? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है। तो हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट की और प्रत्यावर्ती धारा। किस प्रकार की धारा होती है? तो प्रत्यावर्ती धारा। कितने वोल्ट की? तो 220 वोल्ट की। अगले प्रश्न में, स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच जो है गर्म तार में लगाए जाते हैं या विद्युन्मय तार में लगाए जाते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो विद्युत फ्यूज जो है वह आधारित होता है कि कैसा? धारा के उष्मीय प्रभाव पर। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित होता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो आप याद रखेंगे जनित्र। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे जनित्र। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जो जोड़ा जाता है वह विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। और विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। किस रंग का? लाल रंग का। उदासीन तार किस रंग का होता है? तो काला रंग का होता है। अर्थ तार किस रंग का होता है? तो हरा रंग का होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है मतलब बदलता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस प्रकार परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको? तो यांत्रिक ऊर्जा को। उसके बाद अगले प्रश्न में है कि क्या प्रश्न, जल विद्युत संयंत्र किस प्रकार ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो यह जो है नाभिकीय ऊर्जा को रूपांतरित करता है। किनको रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र नाभिकीय ऊर्जा को रूपांतरित करता है, यानी बदलता है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण जो है सोलर कुकर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगले प्रश्न
प्रश्न में देखेंगे, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है वह उत्तर प्रदेश में। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वह क्या है? तो याद रखेंगे सूर्य। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखेंगे सूर्य। उसके बाद अगले प्रश्न में, कारा पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हवा जो है उसकी स्पीड जो है कितना होना चाहिए? कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो इसमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो याद रखेंगे पवन चक्की जो है यह किसका उदाहरण है? नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में है कि कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? तो याद रखेंगे प्राकृतिक गैस इसमें क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, क्या प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? तो याद रखेंगे यूरेनियम का। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो याद रखेंगे डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। किस देश को पवनों का देश किनको कहा जाता है? तो डेनमार्क को। उसके बाद आगे चलेंगे, अगले प्रश्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो सीएनजी का उपयोग जो है खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता, जबकि एलपीजी, बायोगैस, कोयला इनका उपयोग किया जाता है। तो नहीं किया जाता है किनका? तो याद रखेंगे सीएनजी का। उसके बाद अगले प्रश्न में, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो वाट होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। ऊर्जा का ऊर्जा था, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे जूल होता है। उसके बाद आगे चलेंगे, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किसके द्वारा प्रेरित होता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो है वह न्यूट्रॉन के द्वारा, किनके द्वारा प्रेरित होता है? तो याद रखेंगे न्यूट्रॉन के द्वारा। किनके द्वारा? तो न्यूट्रॉन के द्वारा प्रेरित होता है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, अगले प्रश्न में है कि सोलर कुकर में भोजन पकाने के लिए किस ऊर्जा की का प्रयोग होता है? तो सोलर कुकर में भोजन पकाने के लिए सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किन की आवश्यकता होती है? तो सौर ऊर्जा का। उनके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में है निम्न में किस पदार्थ के उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में किन पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? किस पदार्थ का? तो आप याद रखेंगे सिलिकॉन का। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगले प्रश्न में जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो याद रखेंगे सूर्य है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे, नाभिकीय संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस ईंधन का प्रयोग करते हैं? तो नाभिकीय संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन गैस, किनका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न में एलपीजी का मुख्य अवयव है। तो एलपीजी का मुख्य अवयव जो है वह ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन है। ये कि ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य अवयव कहलाता है। एलपीजी का मुख्य अवयव क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे ब्यूटेन कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आज के क्लास में इतना ही प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखकर ही एग्जाम देने जाए। आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा और आपका एग्जाम निश्चित रूप से बेहतर जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देखकर जाते हैं, आपको हूबहू क्वेश्चन जो है देखने के लिए एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।